हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। मैं श्रुति यादव आज आप लोग के सामने हमारे लोकल लॉज की जो सीरीज़ चल रही थी रिवीजन सीरीज़ उसका लास्ट सब्जेक्ट लेके मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, जो कि है हमारा छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। सिंस ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं बोला जाए, मतलब थोड़ा गाँव वाँव से रिलेटेड है जिसको हम ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं हर कोई। ठीक है, और थोड़ा सा एक कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, मतलब एक सीरीज में नहीं है। इस वजह से लोगों को ये याद करने में, ठीक है, मेमोराइज करने में, पढ़ने में, समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है। ओके, तो वो दिक्कत ना हो आप लोग को, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब में लाया है। ठीक है, सिंस ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा जाता है लंबा, मतलब ये है क्लासेस, अगर आप एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे, तो ये क्लासेस होती है 3 से 4 हफ्ते की। बट सिंस हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं तो हम इसको इसमें इम्पॉर्टेंट्स हम सारे देखेंगे। ठीक है, जो आपके प्री के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी, और यूट्यूब में मैं उस हिसाब से इसे सम अप करूंगी। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। ये है 1959 का। इससे पहले जैसे कि आप लोग को पता था, हमारा छत्तीसगढ़ एमपी का पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ पे एमपी लैंड रेवेन्यू कोड चलता था। ये वही एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है जिसमें अमेंडमेंट्स करके इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। ओके, इसमें अगर आप देखेंगे कि इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या होगा, तो इसका जो ओरिजिनल डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो है 2 अक्टूबर 1959। ओके, एंड छत्तीसगढ़ में आपको अगर पूछता है तो हमारा छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन डे दैट इज 1 नवंबर 2000। ओके, दिस इज एक्ट नंबर 20। एंड इसमें बहुत अमेंडमेंट्स हुए, बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, बहुत सारी चीज़ें घटी। ओके, तो क्लियर, अभी जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है हमारे 24 अप्रैल 2023 का। ठीक है, तो आप लोग को याद रखने हैं, अभी लेटेस्ट 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक 2022 का अमेंडमेंट हुआ है और एक 2023 का अमेंडमेंट हुआ है। बाकी अमेंडमेंट से चांसेस कम है, लेकिन उसमें से भी आ सकते हैं। लेकिन ये 2 अमेंडमेंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि किस किस अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। क्लियर है? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्लियर है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने जान लिया इसका हिस्टोरिकल, आप समझ गए कि कैसे एमपी हुआ करता था। एमपी के बाद जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड बना, और इसमें अमेंडमेंट्स होते गए जैसा जैसा छत्तीसगढ़ में लगा, ज़रूरत पड़ी इसकी। ठीक है, अब हम जब भी हम ये एक्ट पढ़ें तो सबसे पहले आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं। ठीक है, आप गांव में रहते हैं एंड आपके पास अलग अलग टाइप की ज़मीन है, कोई 5 एकड़ है, कोई 4 एकड़ है, कोई 10 एकड़ है, ऐसे टाइप की आपकी ज़मीन है। ठीक है, आप ये चीज़ इमेजिन कर लीजिए। और दूसरा ये चीज़ समझ जाइए, ये चीज़ कहीं नोट कर लीजिए कि ऑल लैंड्स बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा सेक्शन 57 भी बोलता है कि जो भी हम लैंड हैं, जो भी इस लैंड है, ये स्टेट में जितनी भी लैंड्स है वो सारी किसकी लैंड्स है? स्टेट गवर्नमेंट की लैंड्स है। क्लियर? ठीक है, आप उसका लैंड रेवेन्यू पे करते हैं, आप उस लैंड को यूज करने के लिए उसका लैंड रेवेन्यू पे करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये 2 बात आप एकदम अच्छे से, पहला तो आपको इमेजिन करना है कि आप गांव में रहते हैं, आपको गांव की चीज़ें समझनी है कि क्या होता है, आबादी क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है ना, बोनाफाइड एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझनी है ना। और उसके बाद आप लोग दूसरा क्या, आपके पास ज़मीन है, ये आप इमेजिन करके चलिए। और तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा तो रूल है कि सारे जो लैंड है वो किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट के लैंड है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। इसमें है टोटल, ठीक है, इसमें कितनी सेक्शंस हैं? 264 सेक्शंस है। क्लियर? 264 सेक्शंस है और 19 चैप्टर्स हैं, और 19 चैप्टर्स हैं, है ना। हमको इसमें पूरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्री के हिसाब से पॉइंट एकदम टिक करा दूंगी और आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, देन चैप्टर 1 हमारा सेक्शन 1 क्या बोलता है, इसको, इस एक्ट को क्या बोला जाएगा? इस एक्ट को छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड बोला जाएगा, और ये पूरे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा। क्लियर? और ये कब से लागू होगा?
1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में लागू होगा, है ना। देन इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इसमें Z6 तक की डेफिनेशंस है, ठीक है। Z6 तक का डेफिनेशन है। सबसे पहला है इसमें, सॉरी Z8 हो गया है। आफ्टर 2023 के अमेंडमेंट इट इज Z8 तक का डेफिनेशन है। इसमें लास्ट में 2 Z6 Z7 और Z8 ऐड किए गए, और 2022 के अमेंडमेंट से इसमें Z6 ऐड किया गया था। क्लियर है। तो ये सारी आपको याद करनी है, मैं आप लोग को इसमें बता दूंगी, ठीक है। इसको हम अपनी जो पेड क्लासेस होती है उसमें सारी ही एक्ट का हम निमोनिक फॉर्म पे आपको डेफिनेशंस याद कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें मैं आप लोग को अगर कुछ बताऊं तो, इन आबादी एरिया पीपल विथ एग्रीकल्चर lives lives who cultivate in agricultural year according to the rules of board and bona fide agriculturist works with cooperative society by taking government forest in lease as government lessees। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस में हमने गवर्नमेंट लेसीज तक के सारे डेफिनेशन क्या कर लिए, एच तक के हमने कवर कर लिए। इसी तरीके से हम पूरा एक किसका निमोनिक का सीरीज बनाए हैं, जो हम अपने पेड क्लासेस में आपको पढ़ाते भी हैं, और पूरी सारे जो हमारे सेक्शंस होते हैं उनको याद करने की गारंटी भी हम पूरी लेते हैं, ठीक है। याद कराएंगे आपको पूरी बैठ के, ओके। तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 डेफिनेशन। आबादी मतलब क्या होता है, नॉन अर्बन एरियाज में इनहेबिटेंट्स के रेसिडेंट्स के लिए और एंसिलरी पर्पस के लिए अगर कोई रिजर्व किया जाता है एरिया, उसे कहा जाता है आबादी। इसमें विलेज साइट और गांव स्थान इंक्लूडेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन सेकंड आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, रेजिंग ऑफ एनुअल एंड पीरियोडिकल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, प्लांटिंग अपकेप। अब अभी 2023 के अमेंडमेंट से इसमें कमर्शियल प्लांटेशन भी आ गया 2022 के अमेंडमेंट से, ओके। देन लैंड फॉर फॉडर, ग्रेजिंग और थैचिंग ग्रासेस, ठीक है। यूज ऑफ लैंड फॉर पोल्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये सारे जो आएंगे आपके एग्रीकल्चर में आएंगे। एग्रीकल्चरल ईयर क्या होगा, एग्रीकल्चरल ईयर होगा आपका 1 जुलाई से चालू होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसा भी नोटिफाई करे। देन बोर्ड आता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब जो हमारे सेक्शन 3 में बोर्ड कंस्टिट्यूट होता है, ओके। बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड पर्सनली या फिर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू डू सो, हम खुद खेती कर रहे हैं, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन लॉ, ठीक है। गवर्नमेंट फॉरेस्ट इस एक्ट के अंदर जो आते हैं। गवर्नमेंट लेसी 181 में जो पर्सन जो है एज ए गवर्नमेंट लेसी अगर लैंड होल्ड करते हैं तो वो। देन होल्डिंग मतलब क्या होता है, आपका खाता बोला जाता है इसे, ठीक है। अ पार्सल ऑफ लैंड सेपरेटली असेस टू लैंड रेवेन्यू एंड हेल्ड अंडर वन टेन्योर। एक टेन्योर में वो जितना भी पार्सल ऑफ लैंड रखते हैं अपने पास, वो किस में आता है, होल्डिंग में आता है। सेकेंड क्या है, इन रेफरेंस टू लैंड हेल्ड बाय अ टेनेंट, अ पार्सल ऑफ लैंड, ठीक है, हेल्ड फ्रॉम अ भूस्वामी अंडर वन लीज। एज अ टेनेंट अगर वन लीज में रखते हैं, ठीक है, वो भी आता है आपका होल्डिंग में। देन इम्प्रूवमेंट मतलब होता है आपने कुछ भी मरम्मत कार्य करवाया, या कुछ भी एडिशनल आपने बोरिंग लगवा दिया, आपने वेल खुदवा दिया, आपने कुछ शेड बना दिया, ये सारी चीज़ें होती है इम्प्रूवमेंट। ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट जिससे क्या होता है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, होल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती है, ओके। तो वो होता है इम्प्रूवमेंट। इसमें आपका टैंक्स, वेल्स, वाटर चैनल्स, ये सब आएगा। ड्रेनेज के लिए कुछ करें हैं तो, ट्रीज अगर आप प्लांट किए हैं तो, बिल्डिंग का इरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन क्या नहीं आएगा, टेम्पररी वेल्स, पेटी ऑल्ट्रेशन, छोटा मोटा काम, ये सब चीज इसमें नहीं आएगा। क्लियर। देन आता है हमारा लैंड। लैंड का मतलब होता है अर्थ के सरफेस का कोई पोर्शन जो कि मतलब थिंग्स अटैच्ड हैं, ओके, अर्थ से परमानेंटली अटैच्ड हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। देन लैंडलेस पर्सन, ऐसा कोई बोनाफाइड एग्रीकल्चरलिस्ट जो लैंड नहीं होल्ड करता, या फिर जो कि प्रिस्क्राइब्ड एरिया से कम लैंड होल्ड करता है, वो कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा लैंड रिकॉर्ड जो कि इस अंदर इस कोड के अंदर हम मेंटेन करते हैं। फिर लीगल प्रैक्टिशनर, पहले लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट था, अब हमारा 2023 के बाद से ये हो गया एडवोकेट्स एक्ट 1961।
देन आता है हमारा मैंगो ग्रूव। मैंगो ग्रूव मतलब मैंगो ट्रीज ऐसे लगी हुई हैं, पूरे फील्ड पे ऐसी लगी हुई हैं कि वो लैंड को किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वो पूरा मैंगो के ट्रीज के लिए लगी हुई हैं, वो आता है हमारा मैंगो ग्रूव, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद आता है ओए मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब ये जो एक्ट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू निकलेगी वो कहलाएगी मार्केट वैल्यू। अर्बन लैंड, कोई नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कहीं पे अर्बन एरियाज पे आपने लैंड अडाप्ट किया है, दैट विल बी कॉल्ड एज अर्बन लैंड। देन ऑर्किड। ऑर्किड मतलब जैसे हमने मैंगो ग्रूव पढ़ा, वैसे ही किसी भी प्लांट को इतनी तादाद में उगाया जाएगा एक फील्ड पे कि उसे किसी और काम के लिए यूज कर ही ना सके, वो कहलाता है ऑर्किड। देन आता है प्लॉट नंबर। अर्बन एरिया में प्लॉट नंबर कहा जाता है ना, जो पोर्शन ऑफ लैंड है उसको प्लॉट नंबर कहा जाता है, ठीक। देन आता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। पर्सन जो है जिसके बिहाफ में कोई खड़ा हो रहा है वो कहलाता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। देन आता है रेंट। इसमें जो है रेंट को इसमें क्या बोला जाता है, लगान बोला जाता है, ठीक है। रेंट आता है तो रेंट जो गवर्नमेंट लेसी जो गवर्नमेंट को देता है, या ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो भूमि स्वामी को देता है, वो सारे आते हैं रेंट के अंदर में। देन रेवेन्यू ऑफिसर्स, हमारे सेक्शन 11 में पूरी लिस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स दी हुई है, वो आएंगे, है ना। देन आता है सर्वे नंबर, सब डिविजन ऑफ सर्वे नंबर। तो सर्वे नंबर का कोई पोर्शन जो कि सेपरेटली एंटर किया गया है। सर्वे नंबर क्या होता है, नॉन अर्बन एरिया में, ठीक है। प्लॉट नंबर होता है अर्बन एरिया में, सर्वे नंबर होता है नॉन अर्बन एरिया में। ये दोनों टर्म्स को याद रखिएगा, आगे जब हम लैंड सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा, ओके। देन आता है टेन्योर होल्डर, जो कि पर्सन होल्डिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, वो कहलाएगा। टिम्बर ट्रीज। टिम्बर ट्रीज में हमारे करीब करीब 12 ट्रीज इसमें हैं, ठीक है। वो 12 ही ट्रीज जो हैं उसके सबके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नाम भी याद रखना और जनरल नाम भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा स्टेट ट्री जो है हमारा वो क्या है, और क्या वो टिम्बर ट्रीज में आता है कि नहीं, ठीक है। स्टेट ट्री आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि क्या है हमारा। फिर उसके बाद Z2 इज टू कल्टीवेट पर्सनली। तो अगर कोई खुद से या अपनी फैमिली से या सर्वेंट या फिर हायर्ड लेबर से पर्सनल सुपरविजन के अंदर कोई काम कराता है तो वो चीज़ कहलाती है कल्टीवेट पर्सनली। देन अनऑक्यूपाइड लैंड, तो जो भी आबादी सर्विस लैंड, ठीक है, लैंड हेल्ड बाय भूमि स्वामी एज अ टेनेंट गवर्नमेंट लाइसेंस, सबको हटा के जो लैंड खाली पड़ता है वो कहलाता है अनऑक्यूपाइड लैंड। अर्बन एरिया में क्या क्या होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, जो भी लिमिट उसकी दी होगी। फिर आता है विलेज। विलेज मतलब एनी ट्रैक्ट ऑफ लैंड रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर्ड एज विलेज। कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट, हर चीज स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ना यहाँ पे। देन इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट प्लान। डेवलपमेंट प्लान मतलब क्या हुआ है, ये हमारा 2022 के अमेंडमेंट से आया है, और इसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत जो भी मीनिंग होगी वही हमारी डेवलपमेंट की मीनिंग होगी, डेवलपमेंट प्लान की। देन फ्री होल्ड राइट्स, मुक्ताधिकार बोला जाता है इसे। इसका मतलब है भूमि स्वामी का यह अधिकार बनता है कि वो जो उसका जो भी लैंड होगा वो सारे भार से मुक्त होगा, ठीक है, मतलब एनकम्बरेंस से फ्री होगा, एक्सेप्ट एनुअल लैंड रेवेन्यू और अदर एसेसेस को छोड़ के उसके ऊपर कोई भार नहीं होंगे, ओके। देन Z8 होता है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है, जैसा कि TPA में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। ये दोनों कौन से उससे आए हैं, ये दोनों आए हैं हमारे 2023 के अमेंडमेंट से, ठीक है। 2023 का अमेंडमेंट का डेट मैंने बताया हुआ है 24 अप्रैल 2023, ओके। फिर हम आएंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा जो कि छत्तीसगढ़ का होगा, और उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और उसमें मेंबर्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें के बारे में साइलेंट है, कितना भी चाहे तो हो सकते हैं, ठीक है। इनका प्रिंसिपल सीट जो होगा वो ऐसे प्लेस पे होगा जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे। अभी जो है ये बिलासपुर में है, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रिंसिपल सीट जो है बिलासपुर में, क्लियर। फिर उसके बाद
इसमें ये भी बोला है कि अगर प्रेसिडेंट और जो मेंबर्स हैं वो अदर प्लेसेस पे भी बैठ सकते हैं, जैसा भी प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से कहीं और भी बैठ सकता है। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 5, कंडीशंस ऑफ सर्विस। कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड। ठीक है, क्या कंडीशंस होंगी? सबसे पहला होगा कि अगर कोई जो काम नहीं कर पा रहा है, उनका जो मेंबर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्यूटीज़ जो है ना, या फिर छुट्टी पे है या फिर अदरवाइज, तो स्टेट गवर्नमेंट एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। तो उसके बाद ये बोला है कि टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होंगी, तो जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उस हिसाब से। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा आपका क्वालिफिकेशन का। जो पर्सन जो है वो क्वालिफाइड, जो किस लेवल पे होना चाहिए मेंबर बनने के लिए, उसको किस लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, सबसे पहला है। ठीक है, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, और have been a revenue officer at least 5 years and not lower than the rank of the collector। क्लियर, इतना होना ही चाहिए। देन आता है हमारा सेक्शन 6, सैलरीज एंड अलाउंस कौन डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और कहाँ ये चार्ज होगा? कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट पे। देन आता है सेक्शन 7, जुरिस्डिक्शन ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड जो है, बोर्ड शेल एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस। ठीक है, जितने भी उसको मिले हुए हैं, और वो नोटिफाई करके परफॉर्म करेगी। ठीक है, जो भी उसको एक्स्ट्रा फंक्शंस करने पहले वो नोटिफाई करेगी, देन वो आगे परफॉर्म करेगी। उसके बाद वो सेंट्रल या स्टेट एक्ट द्वारा अगर उसको कोई दिया गया है, ठीक है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या फिर चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा, तो वो वाले फंक्शन भी वो परफॉर्म कर सकेगी, है ना। और इसमें ये क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको एक्स्ट्रा मेंबर्स या एडिशनल पावर्स के साथ भी दे सकती है, पावर्स दे सकती है, ताकि वो अपना काम कर सके। क्लियर। देन उसके बाद बोला जा गया है कि सेक्शन 8 बोला है कि पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड के पास क्या पावर होगी कि वो सारे अथॉरिटी को सुपरिंटेंड करेगी। ठीक है, और वो किस लेवल पे काम करेगी? अपीलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन का काम करेगी बोर्ड। क्लियर। और इट में कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम सच अथॉरिटी। क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोला है? सेक्शन 9 में ये बोला है कि एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय सिंगल मेंबर्स एंड बेंचेस, है ना। बोर्ड जो है इसके लिए रूल बना सकती है कि एक मेंबर या बेंच द्वारा भी एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज किया जा सके। ठीक है, और ये जो भी डिसीजन देंगी, ये जो बेंच होगी, सिंगल मेंबर की बेंच होगी या जो भी होगी, वो जो भी डिसीजन देगी वो ऐसा माना जाएगा कि वो डिसीजन बोर्ड ने दिया है ना। फिर उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 10। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बट इसमें ज़्यादा एज सच कंफ्यूज होने की बात है नहीं, है ना। इसमें बस ये बोला है कि ये ये कमेंसमेंट होने से पहले, इस कोड के आने के पहले, जो भी फर्स्ट अपील थी, है ना, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कलेक्टर, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कलेक्टर, सेकेंड अपील थी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एसडीओ और कलेक्टर। ठीक है, सेकेंड अपील थी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एसडीओ, ठीक है, जो कि कलेक्टर के पास पेंडिंग थी। एसडीओ और कलेक्टर, ये दो चीज समझ है। पहला है फर्स्ट अपील अगेंस्ट कलेक्टर, सेकंड अपील अगेंस्ट एसडीओ और कलेक्टर, सेकंड अपील अगेंस्ट एसडीओ, ठीक है, जो कि किसके पास पेंडिंग है? कलेक्टर के पास। ये सारी किसके पास होंगी? ये सारी कमिश्नर के पास जाएंगी। क्लियर, सारी कमिश्नर के पास जाएंगी। देन वैसे ही इसमें सेकंड ये बोला था कि जो भी रिवीजन, रिव्यू और अदर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसके पास जाएंगी? कमिश्नर के पास, सॉरी, बोर्ड के पास जाएंगी। ठीक है, जो कमिश्नर के पास पेंडिंग थी वो बोर्ड के पास जाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद इसमें ये चीज हो गया। देन इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 3। यहाँ तक का क्लियर हुआ आप लोग को? हमारा हमने यहाँ पे पढ़ा कहाँ से? सेक्शन 3 से लेके हमने पढ़ा सेक्शन 10 तक। 3 में हमने बात की कि एक बोर्ड होगा। 4 में हमने बात की कि प्रिंसिपल सीट कहाँ पे होगी और उनकी कंडीशंस क्या क्या होंगी। 6 में हमने बात की सैलरीज की। ठीक है, 5th में हमने बात की कंडीशन की, 6 में हमने बात की सैलरीज की, 7th में हमने बात की जुरिस्डिक्शन की, 8th में हमने बात की सुपरिंटेंडेंस की, देन 9th में हमने बात करी सिंगल मेंबर्स और बेंचेस की, और 10th हमने बात करी कि केसेस जो भी पेंडिंग है वो कहाँ कहाँ जाएंगे। क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3।
हमने देख लिया कि ये होता क्या है। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़े, डेफिनेशन पढ़े, ठीक है। डेफिनेशन पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इसमें अथॉरिटीज कौन कौन होती हैं, ठीक है। ऑफिसर्स कैसे होते हैं, उनका क्लास क्या होता है, उनके पावर्स क्या होते हैं, क्लियर। तो हम इसमें अथॉरिटीज पढ़ेंगे पहले। हायरार्की देखना ना, हायरार्की पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, ये लॉजिक इसलिए समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब आपसे अपील के क्वेश्चंस आएंगे तो एटलीस्ट अगर आप वहाँ पे आप एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं भी रख पाए हैं, अगर आपको हायरार्की पता है तो आप ऑप्शन सही लगा लेंगे, क्लियर। तो अपन हायरार्की पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, है ना। देन उसके उनके अंडर सबसे पहला तो है, आप ये समझिए कि बोर्ड, है ना। सबसे सर्वोपरि है बोर्ड, ठीक है, सर्वे सर्वा है हमारा बोर्ड। देन उनके अंडर में आते हैं कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। फिर उससे नीचे पोजीशन, कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड्स के इक्वल पोजीशन पे होते हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, क्लियर। देन आते हैं हमारे कमिश्नर, देन आते हैं हमारे एडिशनल कमिश्नर। अब आप बोलेंगे कि ये क्या होता है। कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स जो होता है, जो हमारा नॉर्मल बेसिस पे जो कमिश्नर होता है, जब भी लैंड रेवेन्यू सॉरी लैंड सर्वे होता है, सर्वे का पीरियड चलता है, सेटलमेंट पीरियड चलता है, उस बीच में यही कमिश्नर जो है वो कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कहलाता है, ठीक है। और यही एडिशनल कमिश्नर जो है वो एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स कहलाता है। देन उसके बाद कलेक्टर आता है। कलेक्टर जब सर्वे होता है तो क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ओके। देन आता है एडिशनल कलेक्टर। फिर आता है एसडीओ। एसडीओ क्या कहलाता है सर्वे के टाइम पे, डिप्टी सर्वे ऑफिसर। देन आता है असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार। तहसीलदार क्या कहलाता है सर्वे के टाइम पे, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, है ना। फिर आता है एडिशनल तहसीलदार, और उसके बाद आता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। फिर आता है नायब तहसीलदार, और उसके बाद आता है असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, क्लियर है। ये हमारी होगी हायरार्की। देन इसके बाद आता है हमारा 12 में कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर। तो सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होंगे। रेवेन्यू ऑफिसर्स एक डिवीजन में किसके सबॉर्डिनेट होंगे, कमिश्नर के सबॉर्डिनेट होंगे, ठीक है, कमिश्नर के सबॉर्डिनेट होंगे। फिर आता है ऑल रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे, समझ गए। सबसे पहला क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट एक डिवीजन है। डिवीजन क्या मतलब, जैसे आप समझते हैं हमारे 5 डिवीजन है छत्तीसगढ़ के, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, ठीक है। तो ये सारे जो डिवीजन है, ये जो उसके अंदर में कमिश्नर के अंडर आएंगे, स्टेट में पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, डिवीजन में कमिश्नर के अंडर आएंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा दुर्ग रायपुर भिलाई सॉरी दुर्ग रायपुर बिलासपुर, ठीक है, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये कलेक्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो कलेक्टर के अंदर आएंगे, क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद जब भी स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट और तहसील्स को ऑल्टर कर सकती है, बना सकती है, अबॉलिश कर सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकती है। लेकिन ये चेंजेस करने के पहले गवर्नमेंट जो है एक प्रपोजल जो है नोटिफाई करेगी और इनवाइट करेगी ऑब्जेक्शन। फिर उसके बाद हर एक तहसील को सब डिविजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड, क्लियर, सॉरी, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा 14-15। अब इसके लिए आप लोग को क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आप लोग को बनाना है एक चार्ट, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। अब आपको मैं बता दे रही हूँ कि ये कैसे बनाना है। जब आप लोग ये अपने से बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताना है, बहुत सीरीज में बनेगा ये सारी चीज़, तो मैं बताते जा रही हूँ आप लोग को वो चीज़ करनी है। ओके, ठीक।
सबसे पहले इसमें आपको करना है, क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला आएगा आप लोग का सेक्शन का, ये सेक्शन का कॉलम आएगा। देन आएगा टाइटल, ठीक है, मतलब पोजीशन। फिर इसको अपॉइंट कौन करेगा, ये आएगा अपॉइंटेड बाय। एंड इसके बाद क्या आएगा, पावर्स इनकी कहाँ पे दी हुई है। ये चीज़ें आपको अपने हाथ से करनी है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारा 22 तक का आप लोग ये बनाएंगे, और उसके बाद जो है 62, 63, 64 का भी आपको इसी में ऐड करना है। क्लियर। तो सबसे पहला हमारा है सेक्शन नंबर 14 आता है, सेक्शन 14 आता है। सेक्शन 14 किसकी बात कर रहा है, कमिश्नर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कमिश्नर, है ना। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और इसके पावर्स कहाँ पे दिए हुए हैं, इसके पावर्स भी इसी में दिए हुए हैं 14 में, ठीक है, ये लिखेंगे। देन 15 में क्या आया है, 15 में आया है एडिशनल कमिश्नर। ये भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसकी भी पावर्स कहाँ पे दी हुई हैं, 15 में ही दी हुई हैं। क्लियर। ये सारी चीज़ें करनी है। पावर, या फिर इसको पावर ऐसा ना करके इसको आप लिख लीजिए एज पर कोड। एज सच अलग से पावर दिया नहीं है, तो ये एज पर कोड होगा, सेम ये भी रहेगा। देन आएगा आप लोग का 16 में। 16 में क्या दिया हुआ है, कलेक्टर के बारे में बात किया है, तो 16 में आपको कलेक्टर लिखना है ना। ये करते हुए आपको बना लेना है पूरा। और ये आपका कहाँ तक जाएगा, 22 तक जाएगा, ठीक। एसडीओ तक का ये चीज़ जाएगा पूरा, है ना। और एसडीओ के बाद आप 62, 63, 64 जो कि हम सर्वे के टाइम पे जो हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें होंगी। क्लियर। वो उसमें भी 3 ऑफिसर्स होंगे आपके, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स और डिप्टी सर्वे ऑफिसर्स। तो वो भी इसी चार्ट में आप ऐड करेंगे। तो ये क्या है, आप लोग को बार बार पलट पलट के देखने की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर कहाँ दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 14 में। आप सिंस आप बनाए रहेंगे चार्ट, तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। क्लियर है, ठीक है। अब मैं सीधा आगे बढ़ूंगी, ये आप लोग को 22 तक का ये काम करना है ना। देन उसके बाद क्या बोला, 23 में ये बोला कि सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, अनलेस द कलेक्टर अदरवाइज डायरेक्ट, एवरी रेवेन्यू ऑफिसर सब डिविजन में जो है सब डिविजन में सब डिविजनल ऑफिसर के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। और नायब तहसीलदार जो होंगे वो तहसीलदार के सबऑर्डिनेट होंगे। क्लियर। ओके। देन आता है हमारा 24, डेलीगेशन ऑफ रेवेन्यू पावर्स। तो इसमें क्या बोला है, स्टेट गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स को और अदर ऑफिसर्स को डेलीगेट कर सकती है पावर, है ना। सेक्शन 25 में क्या बोला है, जब भी ट्रांसफर होगा रेवेन्यू ऑफिसर जो कि ट्रांसफर करेंगे तो वो अपने पावर को रिटेन करके रखेंगे उसी लोकेशन में, ठीक है, अनलेस अदर लोकेशन में, अनलेस डायरेक्टेड अदरवाइज। मतलब अगर जो कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ है आगे, तो वो अपनी कलेक्टर की पावर को रिटेन करके रखेगा। देन आता है सेक्शन 26। 26 ये बोला है कि अगर कलेक्टर जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यूटीज, ठीक है, और टेम्प्ररी रिप्लेसमेंट जो ज़रूरी है, तो टेम्प्ररी रिप्लेस किया जाएगा, टेम्प्ररीली अपॉइंट किया जाएगा जब तक कि उसका सक्सेसर नहीं आ जाता। ओके। और कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और वो जो है तब तक के उसके सक्सेसर आने तक की अपनी ड्यूटी पूरी निभाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक का। ये है हमारा 11 से लेके 26 तक का। क्लियर है। 11 में हमने देखा कि पूरी पावर ऑफिसर्स की लिस्ट है। देन 12 में हमने क्या देखा, उनका कंट्रोल कैसा होगा। 13 में हमने देखा अबॉलिश इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको पहले नोटिफाई करना है, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। देन हमने 14 से लेके 22 तक के सारे ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट और पावर्स देखे हैं, वो आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, चार्ट बनाएंगे उसका। देन उसके बाद हमने क्या देखा, 23 में हमने क्या देखा, 23 में हमने देखा कि सब डिविजन में सारे सब डिविजनल ऑफिसर के अंडर रहेंगे। 24 में हमने देखा डेलीगेशन ऑफ पावर्स। 25 में हमने देखा कि रेवेन्यू ऑफिस पावर्स जो होंगे ट्रांसफर पे, ठीक है, वो कैसे होंगे, रिटेन करेगा। देन हमने देखा कि 26 में कि टेम्पररी वैकेंसी तक, टेम्पररी अगर वैकेंट है, खाली है, तो एक नया अपॉइंट कर दिया जाएगा टेम्पररी बेसिस पे, वो जब तक के काम करेगा जब तक नया कलेक्टर नहीं आ जाता। क्लियर है, ठीक है। हमने ये भी देख लिया आपकी
क्या होता है, कौन होता है, पावर्स क्या होती है, ऑफिसर्स कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, दैट इज प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड कोड। अब इनका प्रोसीजर पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला ये बताया कि एक जगह होगी जहाँ पे इंक्वायरी की जाएगी। तो कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो है अपने लोकल लिमिट से बाहर जाके काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट फॉर द रीजंस फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है। और एसडीओ जो है वो इंक्वायरी कर सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी। क्लियर यहाँ तक का। देन इसके बाद आता है हमारा 28। सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, मेजरर्स हैं, या पटवारीज हैं, या उनके जो भी सर्वेंट है या वर्कमैन है, वो लोग कोई भी सर्वे लैंड में एंटर तो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सीमांकन भी कर सकते हैं और अदर एक्ट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो बिल्डिंग्स पे, ठीक है, या फिर एनक्लोज कोर्ट और गार्डन्स पे, जो कि किसी ड्वेलिंग हाउस मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पे बिना कंसेंट, बिना ऑक्यूपायर के कंसेंट के नहीं घुसेंगे। और उसके कंसेंट लेने के लिए आपको 24 घंटे पहले एक नोटिस देनी है, ठीक है, नोटिस देनी है। और क्या सोशल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स होंगे जो भी, जैसे पर्दा प्रथा है, ठीक है, पर्दा में रहते हैं वहां पे, तो आप वो सारी चीजों को रिस्पेक्ट करते हुए ही वहां पे अंदर घुसेंगे। क्लियर है, ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तभी आप एंटर कर सकते हैं, है ना। देन इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 29। 29 क्या बोलता है, पावर टू ट्रांसफर केसेस। कब कौन कौन पावर, किसके किसके पास पावर है, पहला है बोर्ड के पास पावर है, दूसरा है कमिश्नर के पास पावर है, और किसी के पास पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड और कमिश्नर के पास, ठीक है। अगर न्याय के लिए बोर्ड क्या कर सकता है, न्याय के लिए ट्रांसफर कर सकता है एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है, जो कि इक्वल या सुपीरियर रैंक का होगा, एक डिस्ट्रिक्ट पे चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है, ये कर सकता है। फिर कमिश्नर क्या करेगा, बोर्ड क्या कर सकता है, ये सुओ मोटो कर सकता है, ठीक है, सुओ मोटो भी कर सकता है और ऑन एप्लीकेशन भी कर सकता है। लेकिन कमिश्नर क्या होगा, कमिश्नर सिर्फ एप्लीकेशन पे काम करेगा, ठीक है, केस को एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकेगा। क्लियर है, ओके। देन आता है 30, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर के टू फ्रॉम एंड सबॉर्डिनेट, ठीक है, टू एंड फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, किसको किसको, सबॉर्डिनेट को और सबॉर्डिनेट से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन कर सकता है, इसमें जो है कलेक्टर कर सकता है, ठीक है, एसडीओ कर सकता है, सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, कलेक्टर और एसडीओ क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकते हैं, को, ठीक है, टू ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि इस केस को कंपिटेंट है डिसाइड करने के लिए। और क्या कर सकते हैं, कमिश्नर जो है, कलेक्टर, कमिश्नर और एसडीओ और तहसीलदार, ये चार लोग, याद रखिएगा ना, अथॉरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी जगह पे अथॉरिटीज का ही काम हो रहा है, ये अथॉरिटीज से ही क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। कौन कौन इंक्वायरी और रिपोर्ट मांग सकते हैं, तो कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार जो है किसी केस को ट्रांसफर कर सकते हैं, काहे के लिए, इंक्वायरी के लिए और रिपोर्ट के लिए, ठीक है, कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का, है ना। 27 प्लेस है, 28 में क्या बोला, एंटर करने की बात की है, 23 में बोला हमने पावर टू ट्रांसफर केसेस, तो किसको किसको है, बोर्ड को और कमिश्नर को। और हमने 30 में बोला ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम सबॉर्डिनेट। तो सबसे पहला है कि कलेक्टर और एसडीओ जो है वो कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं, है ना। और कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार इंक्वायरी और रिपोर्ट के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर। फिर 31 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवेन्यू कोड कहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है, रेवेन्यू कोड कहाँ डिफाइन किया गया है, तो दैट इज सेक्शन 31। द बोर्ड और अ रेवेन्यू ऑफिसर जब भी एक्सरसाइज करने हैं अपने पावर का इस कोड के अंदर, है ना, और कोई भी क्वेश्चन अगर वो डिसाइड कर रहे हैं तो वो जगह को क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू कोड बोला जाएगा, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में डिसाइड करना है, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन, और या फिर कोई भी दो पार्टीज के बीच में डिसाइड करना है। ओके, देन अगेन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनहेरेंट पावर कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 31 32 इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट पावर कहाँ दिया हुआ है, तो 32 में याद रखना है। क्लियर, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है हमारा 33 में आपको बहुत ज़्यादा इस पे चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसमें बस आपको समझना है कि क्या क्या उनके पास पावर्स हैं अटेंडेंस को बुलाने के लिए, मतलब किसी के अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए उनके पास क्या क्या पावर है। पहला है समन कर सकते हैं, ठीक है, एविडेंस के लिए समन कर सकते हैं। नो पर्सन शेल ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन, कैसे कैसे ऑर्डर, कैसे कैसे लोगों को पर्सनली अटेंड करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते, तो जो कि लोकल लिमिट्स पे हैं, ठीक है, और 200 मील तक उनके पास ना रेलवे है ना पब्लिक कन्वेंस है, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, कमीशन भेज सकते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34। कंपेल करने के लिए विटनेस के अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अगर वो समन नहीं मानता है, ठीक है, आपके बुलाने पे भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या क्या कर सकेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि बेलेबल वारंट इसके लिए निकाल सकेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी उससे ले सकेंगे, और पेनाल्टी उस पर लगा सकेंगे 1000 रुपए तक की, क्लियर। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। देन आता है हमारा सेक्शन 35 क्या बोला है, हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, अगर जो है इफ अ पार्टी टू फेल टू पे द प्रोसेस फीस, है ना, प्रोसेस फीस ही नहीं दे रहे हैं, तो केस क्या किया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा इन डिफॉल्ट, ठीक है। सेकंड बोला कि हियरिंग इन एब्सेंस, अगर पार्टी जो है सारे समन वमन सब मिल गया, उसके बाद भी वो नहीं आ रहा है, तो उसके एब्सेंस में या तो सुन के डिसाइड कर लिया जाएगा या फिर डिसमिस कर दिया जाएगा डिफॉल्ट के लिए। फिर उसके बाद जब भी ये डिसमिस किया जाएगा, आदमी के पास रेमेडी होती है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर आके अप्लाई कर ले अलॉन्ग विथ एफिडेविट, ठीक है, और उसको सेट असाइड करा दे प्रॉपर रीजन देके, ठीक। अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो अग्रीव पार्टी जो है इसकी अपील जो है कर सकता है, क्लियर, अग्रीव पार्टी अपील कर सकता है। लेकिन अगर जो है ऑर्डर है ना, प्रोसीडिंग जो है वो मेरिट्स पे डिसाइड हुआ है, तो उसकी अपील नहीं होगी ना, याद रखिएगा, अगर मेरिट्स पे डिसाइड है तो इसकी अपील नहीं होगी, नो अपील, ठीक। देन आता है एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग, इसमें आप लोग मार्क कर लीजिएगा, मैक्सिमम 4 एडजर्नमेंट, इससे यही पूछा जाता है कि एडजर्नमेंट, और हमेशा एडजर्नमेंट कैसा होगा, कॉस्ट के साथ होगा, ठीक है, रीजन इसमें लिखा जाएगा। ओके, देन आता है 37 पावर टू अवॉर्ड कॉस्ट, तो कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो है कॉस्ट अवॉर्ड कर सकते हैं किसी भी केस पे, प्रोसीडिंग्स पे, ठीक है, और जो इसमें लीगल प्रैक्टिशनर की जो भी फीस होगी शेल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट, ठीक है, अनलेस ऑफिसर रिकॉर्ड्स इन राइटिंग, क्लियर। देन आता है 38 मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर टू डिलीवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, आपने पोजेशन के लिए वाद लाया हुआ था और उसमें वो एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिक्री मिल गई है कि इसको खाली करवाओ, है ना, सबसे पहले उसको भेजेंगे नोटिस, नोटिस जो है उसको सर्व किया जाएगा, है ना, और रीजनेबल टाइम उसको दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो नोटिस नहीं मानता है, इफ नॉट ओबेड, तो ऑफिसर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, किसी को डिप्यूट करेंगे कि आप इसको खाली करवाइए, ठीक है। अगर उस पर कोई रोक टोक करता है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के साथ कोई रोक टोक कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर जो है समरी इंक्वायरी कराएगा। अगर रेजिस्टेंस है, विदाउट कॉज है, ठीक है, तो ऑफिसर जो है नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं, और ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो रीजनेबल फोर्स जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस भी फॉलो किया जाएगा। देन 39 बोला है, 39 बोला है कि कौन कौन जो है अपीयरेंस या एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है, पार्टीज, एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर, बस, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 38 इंपॉर्टेंट था। देन आता है हमारा 39 हो गया, 39 हो गया। देन आता है 40 में अभी जो है 2023 के अमेंडमेंट से ये चीज़ हुई है कि अब जो है इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है और एनल भी किया जा सकता है, ठीक है, एनल भी किया जा सकता है। देन आता है हमारा सेक्शन 42 बोलता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होंगे कब उसे रिवर्स किया जाएगा, व्हेन रिवर्सिबल ड्यू टू एरर और इरेगुलरिटी, ठीक है, अगर ये एरर के कारण फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तब, ठीक है, और ऑब्जेक्शन जो है हमेशा एट अर्लियर स्टेज बना देना है, ठीक है, उसके बाद में नहीं एंटरटेन किया जाएगा। और ये जो कोड है ये ज़रूरी नहीं है कि सीपीसी फॉलो करें, ठीक है, बट क्या करेंगे, नेचुरल जस्टिस फॉलो होना जरूरी है, ठीक, ठीक, स्पेसिफिक प्रोविजंस तो है नहीं, सीपीसी फॉलो कर सकती है, लेकिन नेचुरल जस्टिस फॉलो होना जरूरी है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 इज अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी, है ना। अपील जो है सारे को अवेलेबल होगी, और अपील जो है हमेशा ओरिजिनल ऑर्डर की होगी, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटीज कौन कौन होंगे पहले तो ये समझ लीजिए। एसडीओ होगा अगर उसके नीचे हैं तो, कलेक्टर होगा, ठीक है। एसडीओ की अपील कलेक्टर को होगी। देन उसके बाद डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर, जो कि हमारा एसडीओ ही होता है, ठीक है। देन आता है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को। कमिश्नर के पास कब अपील जाएगी, कलेक्टर। हायरार्की यहाँ पे काम कर रही है, सेक्शन 11 जो हम पढ़े थे वो हायरार्की यहाँ पे अपने से ऊपर वाले के पास अपील जा रही है, ठीक है। कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के पास क्या क्या मैंने बताया था, सर्वे के टाइम पे हमारे कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और डिप्टी सर्वे ऑफिसर, ये लोग रोल पे आ जाते हैं, यही कलेक्टर होते हैं, यही एसडीओ होते हैं, ठीक है। तो वही हो जाएगा। देन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कब कब अपील जाएगी, कमिश्नर और कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स के ऑर्डर की, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट अथॉरिटीज को डायरेक्ट कर सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, ओके। देन इसके बाद सेकेंड अपील के लिए कौन कौन है, कमिश्नर और बोर्ड के पास ही दो लोग ही बस जो हैं जो सेकंड अपील एंटरटेन करेंगे। सबसे पहला क्या है, एसडीओ के अगेंस्ट, डीएसओ के अगेंस्ट, ठीक है। डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के अगेंस्ट सेकंड अपील होगी कमिश्नर के पास। और कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट सेकंड अपील होगी बोर्ड के पास। सेकंड अपील जो है उसके ग्राउंड्स होंगे, क्या ग्राउंड्स होंगे, कॉन्ट्ररी टू लॉ होना चाहिए, ओरिजिनल ऑर्डर जो है वेरी या रिवर्स कर दिया गया है तब, ठीक है। और की लीगल इश्यूज जो है उसी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तब, और प्रोसीजरल एरर हुआ है जिससे डिसीजन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारे केसेस में ही आप सेकंड अपील कर सकते हैं, क्लियर, ओके। देन आता है हमारा 46 ये बोलता है कि कोई भी अपील जो है कुछ सर्टेन ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी। कहाँ कहाँ पे नहीं होगी, अगर जो है लिमिटेशन के बेस पे कोई अपील को एडमिट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, रिव्यू के लिए रिजेक्ट किया गया है, स्टे के लिए एप्लीकेशन को ग्रांट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है, इंटरिम ऑर्डर के लिए रिजेक्ट किया गया है, और अपॉइंटमेंट रिलेटेड मैटर्स, ये सारे केसेस में कोई भी अपील अलाउड नहीं होगी, ठीक है। 47 हमारा नया अमेंडमेंट से 2023 अगेन, ठीक है। अमेंडमेंट से क्या हो गया है, 60 डेज हो गई हैं, किसी के भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जो होगी 60 डेज में होगी, ठीक है। और 48 में बोला है कि कॉपी सारी जो अपील रिव्यू रिवीजन जो है कॉपी, एक सर्टिफाइड कॉपी दिया जाएगा। फिर उसके बाद बोला है 49 पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, क्या क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, एडिशनल एविडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। देन उसके बाद आता है हमारा 50 रिवीजन। रिवीजन के पास किसको किसको पावर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ठीक है। एसडीओ, तहसीलदार, ये लोग के पास रिवीजन का पावर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी अगेन 60 डेज में होगा, ठीक है। अब रिवीजन के लिए क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ ऑर्डर मस्ट बी चेक्ड, लीगल है कि नहीं। अगर अपील अवेलेबल है तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है ना। सेटलमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 170B में जो भी ऑर्डर दिए नहीं है, 60 दिन दिया हुआ है, और बिना नोटिस किए किसी दूसरी पार्टी को बिना नोटिस के आप रिवीजन नहीं कर सकते, क्लियर, ओके। देन आता हमारा 51, सेक्शन 51 क्या बोलते हैं, बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर बस, ठीक है, और कोई नहीं, सिर्फ बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स कैन रिव्यू, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स में सारे आ जाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर्स में सारे आ जाते हैं, वो जो है अपनी ऑर्डर को खुद ही रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू खुद से भी किया जा सकता है और अपॉन एप्लीकेशन भी हो सकता है। प्रायर सेंक्शन रिक्वायर्ड फॉर रिव्यूइंग अदर ऑफिसर्स ऑर्डर, मतलब अगर जो रिव्यू कर रहा है, ठीक है, और वो ऑर्डर किसी और ने दिया है तो उसका हमको पहले परमिशन लेना है, ठीक है, उनका पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा तभी आप कर सकेंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर्स एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड सीपीसी में जो ग्राउंड दिए हैं उसके अलावा उस किसी और ऑर्डर पे आप रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है, उसके अलावा किसी और कंडीशंस पे आप रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है।
है ना। इसमें आप लोग एक ये चीज़ लिख लीजिए, इसमें जैसे एप्लीकेशन का बताया था, तो इसमें सबसे पहला है कि कमिश्नर हो गया, ठीक है, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो गया, या कलेक्टर हो गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हो गया। वो समझ रहे हैं कि ज़रूरी है कि उन्होंने जो ऑर्डर पास नहीं किया है उसको रिव्यू करना। तो वो क्या करेंगे, पहले जो क्या करेंगे, सैंक्शन लेंगे, किसका, बोर्ड का सैंक्शन लेंगे, बोर्ड का सैंक्शन लेंगे, या फिर जिनके भी वो सबॉर्डिनेट में, जैसे कलेक्टर जो है या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, वो रिव्यू करना चाहते हैं, तो वो अपने प्रीडिसेसर का सैंक्शन लेंगे, ठीक है, फिर ही वो रिव्यू कर पाएंगे। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 52, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। रेवेन्यू ऑफिसर जिसने भी, ठीक है, पास किया है ऑर्डर, उसको स्टे कराया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर्स कैन बी स्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द अपील और रिविजन, है ना। अपील कर 30 दिन का आपको पीरियड मिला है अपील करने के लिए, या 60 दिन का मिला है, तो 60 दिन के बीच में आप स्टे करा सकते हैं। ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, स्टे करा सकते हैं, ठीक है। अपीलेट और रिविजनल अथॉरिटीज भी जो है वो स्टे कर सकते हैं। वो जैसे उनके पास अपील के लिए गई कॉपी, वो बोलेंगे कि पहले तो इसका एग्जीक्यूशन रोक दो, पहले हम डिसाइड करेंगे क्या होना है, फिर हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे। स्टे ऑर्डर्स कंडीशन और सिक्योरिटीज का सब्जेक्ट है, और स्टे क्या है, 1 मंथ एट अ टाइम। याद रखिएगा ये चीज, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है, 1 मंथ एट अ टाइम, ठीक है, एक बार में, एक ही बार, ठीक है, 1 एट अ टाइम, और अंटिल नेक्स्ट हियरिंग आप स्टे करा सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। देन आता है 53, इसमें लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। 54 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, 55 भी नहीं, 56 भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। यहाँ तक का आप लोग क्लियर है। आप लोग को इसमें अपील, रिवीजन, रिव्यू कब, कहाँ, कैसे, लिमिटेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, और कितने दिन में स्टे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। देन हम आज के वीडियो का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज लैंड एंड लैंड रेवेन्यू। मैंने सबसे पहले क्लास के शुरू में ही एक बात बताई थी आप लोग को, कि हम जितने भी लैंड होंगे हमारे इस स्टेट में, वो किसके होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, क्लियर, और स्टेट ओनरशिप होगी, ठीक है, सारे यही बोला है। और इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में, तो वो डिसाइड कौन करेगा, कलेक्टर, कलेक्टर डिसाइड करेगा, क्लियर। देन आता है 58, लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें बोला गया है कि सारे जो लैंड होंगे वो लैंड रेवेन्यू देंगे, सारे लैंड का आपको लैंड रेवेन्यू देना है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। सिर्फ एक ही कंडीशन पे नहीं देंगे, जब उसको छूट मिली हो, ठीक है, स्पेशल ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट से उसको छूट मिली हो तब नहीं देंगे, क्लियर। फिर उसके बाद आता है लैंड रेवेन्यू क्या होता है, तो लैंड रेवेन्यू वो होता है जो कि मनी पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर लैंड रिगार्डलेस ऑफ हाउ डिस्क्राइब्ड, ठीक है, चाहे वो प्रीमियम हो, रेंट हो, लीज हो, या कैसा भी हो, आप अगर कुछ दे रहे हैं पैसा तो वो कहलाता है लैंड रेवेन्यू, ठीक है। देन आता है हमारा 58A, कुछ जो है लैंड्स उनको छूट मिली हुई है, तो जो भी अनइकोनॉमिक होल्डिंग, ठीक है, अनइकोनॉमिक होल्डिंग वाले हैं, अनइकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब होता है कोई भी होल्डिंग जो कि 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, वो अनइकोनॉमिक होल्डिंग होती है, ठीक है। तो कोई भी लैंड जो है अनइकोनॉमिक होल्डिंग के लिए आपको लैंड रेवेन्यू नहीं देना है, क्लियर, लैंड रेवेन्यू नहीं देना है, ये बोला गया हमारा 58A में, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा 59, अगर कोई लैंड रेवेन्यू जो है, पहले मेरी क्या थी, पहले मेरी लैंड थी एग्रीकल्चर, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने डाइवर्ट कर लिया कमर्शियल में, ठीक है, तो क्या हो गया, अब उसका लैंड रेवेन्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लैंड रेवेन्यू है, और जब भी आप उसे डाइवर्ट करेंगे तो आप उसको असेस करवाएंगे, और उसका जो भी लैंड रेवेन्यू निकलेगा आपको वो देना है, क्लियर, ठीक है। उसको रीअसेस करा के आपको देना है ना। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ने का नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फार्म हाउस का मतलब क्या होगा। फार्म हाउस का मतलब ये होगा कि कोई भी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन, है ना, जो कि प्लिंथ एरिया कितनी है, 100 स्क्वायर मीटर, और बिल्डअप एरिया कितनी है, 150 स्क्वायर मीटर, तो इतने को बोला जाएगा फार्म हाउस, क्लियर, ये बस बोला जाएगा इस पे और कुछ है नहीं।
देन 59 है, क्या बोला, असेसमेंट कब लेंगे, तो जिस दिन डाइवर्जन होगा उस दिन से असेसमेंट बदलेगा। रीअसेसमेंट और डाइवर्जन ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये प्रायर कोड के आने के पहले का है, तो उतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। इसमें आप लोग को क्या क्या है, 57 पढ़ना है, डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, कलेक्टर, ठीक है। और 58 पढ़ना है कि सारे लैंड जो है लैंड एसेसेबल है, लैंड रेवेन्यू क्या होता है ये पढ़ना है, अनइकोनॉमिक होल्डिंग क्या होती है ये पढ़ना है, और डाइवर्जन के ऊपर पढ़ना है कि कब से लैंड असेसमेंट होगा, तो जिस दिन से आप डाइवर्ट करा लिए लैंड को उस दिन से आपको असेसमेंट करा के आपको नया लैंड रेवेन्यू देना है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम बाकी के जो हैं सेक्शंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जा रही हूँ, है ना, क्योंकि ये क्लास हम खींच नहीं सकते। इन अ मंथ आप लोग का एग्जाम है, आप लोग को बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, तो हम इसको उतना ही पढ़ेंगे जितना प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? और बाकी आप चीज़ें और भी सब्जेक्ट्स को आप जब डीप में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्लासेस ला रहे हैं, पेड क्लासेस होंगी, ठीक है, उसके लिए आप इंक्वायरी बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए, थैंक यू।